सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मेरी और मेरी पार्टी की ओर के अंदर अखिलेश यादव एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए 18 लाख लैपटॉपों को, और अगर शासन के और सत्ता के दम पर इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने हैं तो इन चुनावों को रोक दें तो ज्यादा अच्छा है। 27 में समाज के थे, वो आकर के हमारे नेता से मिले, अपनी बातों को रखा, तो हमने धरातल पर ये महसूस किया विपक्ष के नाते कि पीडीए का लगातार शोषण हो रहा है और इस आवाज को लेकर के हमें चलना होगा। वापस सरकार के साथ एक छोटा सा दरोगा इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उनके ही समाज के लोग जब तहसील और थानों पर जाते होंगे अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए तो उनके प्रति क्या भावना रहती है। नमस्कार, आदाब, मैं काशिफ जैदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी लोहिया युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश सचिव और खैलाबाद से पूर्व नमित पार्षद श्री नकी हैदर साहब, जिनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के हम चर्चा करेंगे, भविष्य की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे और जो सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं उसको लेकर के उनसे हम बात करेंगे। नकी हैदर साहब, 2027 का चुनाव करीब है, उसको लेकर के पार्टी की क्या रणनीति है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मेरी और मेरी पार्टी की ओर से 27 का चुनाव अभी समय है, उससे पहले हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में 8 सालों से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अराजकता का माहौल है, केवल एक जाति के लोग थानों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में तैनात हैं, उससे जाति उन्मेष की भावना को जो फैलाया है योगी आदित्यनाथ ने, उसके लिए योगी आदित्यनाथ और भाजपा जिम्मेवार है। आने वाला 27 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। जनता के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, एनसीआरबी के डाटा में महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इन सारी बातों को लेकर के जो जनता से जुड़ी हुई हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जनादेश हमें मिलेगा। अब मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर के आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश का जो अगला जनादेश होगा वो किस पक्ष में जाने वाला है? उत्तर प्रदेश की लगातार 15 से 20 वर्षों के अंदर जनता ने हर चीज़ देखी है। बीएसपी की सरकार भी देखी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व की भी सरकार देखी और योगी आदित्यनाथ की भी 8 सालों से सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडलों से जिस प्रकार से झूठे प्रचार किए गए एयरपोर्ट को लेकर के और सड़कों को लेकर के, आप उठा करके देख लिए। बीएसपी के शासनकाल में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने एक्सप्रेसवे बनाया नोएडा से आगरा तक। आगरा से लखनऊ हम लेकर के आए, उसकी आप गुणवत्ता को देखिए जा करके। और आगरा से लखनऊ से, माफ कीजिएगा, जो गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाना था, हर चीज हमने अलॉट कर ली थी, पैसा तक हमने दे दिया था, लेकिन हमारी सरकार चली गई। तो आपको लगता है तीनों हाईवे में, तीनों एक्सप्रेसवे में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो वो पहला एक्सप्रेसवे है जो उद्घाटन के अगले दिन से ही जिसकी मरम्मत का कार्य चालू है। लेकिन सरकार ने कहा कि वहां पर हमने जहाज उतार दिए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जहाज तो हमने भी उतारा था आगरा में। आप जाइए उन्नाव की हवाई पट्टी पर और देख करके आइए, लोगों के ट्वीट देखिए, विदेशों से आने वाले लोगों करके ट्वीट देखिए। आजकल का जमाना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जमाना है, जो महसूस करता है उसकी भावनाओं को लोग सोशल मीडिया पर करते हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर कर लीजिए, लगातार काम जारी है। जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं उसके विपरीत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार में, और उसी से जुड़ा हुआ है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है पिछले 8 सालों से। आज तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाए योगी आदित्यनाथ। पूरी की पूरी सरकार केवल जातीय उन्मेष में फैली हुई है। किस तरीके से एक दूसरे को लड़ा दिया जाए, भाई भाई को लड़ा दिया जाए, हिंदुस्तान की 2 बेहतरीन आंखें, हिंदू और एक मुसलमान को लड़ा दिया जाए। केवल धर्म और जाति की राजनीति करके ये सत्ता पाना चाहते हैं और सत्ता पा करके ये अपने व्यापारी दोस्तों को काम देना चाहते हैं और इनका कोई लक्ष्य नहीं है। अखिलेश यादव की शासन में बच्चों को लैपटॉप मिल रहा था, बिजली सस्ती थी, लोग आराम से आ जा रहे थे। आज इनकी सरकार में क्या है? लोग निकलते हुए
डर रहे हैं, महंगाई आसमान पे है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समूह गांव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर दी है, सरकारी नौकरियां तो खत्म हो गई। प्राइवेटाइजेशन को लेकर बिल्कुल बिल्कुल आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में आदमी पढ़ करके जब निकलता था तो एक उम्मीद और एक विश्वास लेकर के, वो केवल अपने परिवार का विश्वास नहीं, वो अपने गांव के हर एक व्यक्ति का विश्वास लेकर के लखनऊ आता था, समाज का उत्थान कर बिल्कुल वो बाहर निकलता था। और उसका एक लक्ष्य होता था कि जब वो सरकारी नौकरी हासिल करके अपने गांव पलटता था तो उसका एक अलग सम्मान होता था। यहाँ आने के बाद क्लास 3 और क्लास 4 को इन्होंने पूर्णतः आउटसोर्सिंग कर दिया। और वो आउटसोर्सिंग आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के तौर पर पता कर लीजिएगा, वो नेताओं और ब्यूरोक्रेसी के में बैठे हुए अधिकारियों के बच्चों की कंपनियां हैं, जहां लोगों को नौकरी दी जाती है, पैसा उगाही की जाती है, 11 महीने का बाउंड बनाया जाता है। व्यक्ति हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नौकरी पाने के बाद आदमी एक समय के लिए विश्वास में जीता है कि मुझे 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करनी है। यहाँ 11 महीने के बाद 12वें महीने का ही भरोसा नहीं है इनकी सरकार। जो सरकार जनता को सुविधा ना दे पाए, लाभ ना दे पाए, उनकी मदद ना कर पाए, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। तमाम इन्होंने हमारे साथ राजनीतिक चीजों पर चर्चा की। ये बताइए, युवाओं को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या विजन है कि वो एम्प्लॉयमेंट को और कैसे जनरेट करने की कोशिश करेगी, और जो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको असली मुद्दे हैं, उनको कैसे वो टारगेट करेगी। इस लोकतंत्र के अंदर अखिलेश यादव एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए 18 लाख लैपटॉपों को बांटा, और वो लैपटॉप युवाओं को बांटा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले 8 वर्षों से हमारी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन फिर भी हम प्रत्येक टॉपर को बुला करके अपनी पार्टी कार्यालय में उनको लैपटॉप देते हैं। हमारे नेता और हमारी पार्टी का विजन किस तरीके से अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली आए, किस तरीके से हमारे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, इसको लेकर के हमारी सरकार के समय जो हमारा विजन नजर आया था, वही विजन हमारा हर सरकार में नजर आएगा। हम लगातार युवाओं को, उनको जो भी सुविधाएं मिलनी होगी, जो भी सरकार मदद कर सकती होगी। एक सरकार बनती किस लिए है? जनता के लिए, जनता से बनती है, जनता के लिए बनती है। लेकिन अगर हम जनता के लिए ही कोई काम नहीं करेंगे तो सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है जो मौजूदा सरकार बनी हुई है। हमारा विजन पिछली सरकार में क्लियर हो गया था, हम 27 में आएंगे, इससे भी बढ़ चढ़ करके आएंगे, और युवाओं को जो भी मुनासिब मदद हो सकेगी, जो भी युवा हमसे डिमांड करेगा, उस समय हमारे घोषणा पत्र के बनते वक्त हम उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। आपने जिक्र किया कि आप तो 37 सीट जीते ही, साथ में कांग्रेस को भी 6 सीटें दिलवा दी, और आप कह रहे हैं कि और भी जीत सकते थे अगर प्रशासन ने बेईमानी ना की होती। 2027 में गठबंधन बना रहेगा? हमारे नेता इस बारे में मीडिया स्तर पर बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। हमारा जो भी गठबंधन है वो बना हुआ है, और आगे 27 को लेकर के क्या होगा ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत हैं, हमारे प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी इसके लिए अधिकृत हैं। दोनों स्तरों पे बात होगी, और एक बेहतर माहौल में हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करेंगे? बिल्कुल, एक मोर्चा तैयार होगा जो जनता की आवाज बनेगा, और जनता की आवाज बन करके इनकी सत्ता जो एक हिटलरशाही की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं उसको हम रोकेंगे। आप हमें जरा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 प्रमुख दल या 4 प्रमुख दल होंगे, मगर कुछ छोटे दल भी हैं, जैसे संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है जो केंद्र में मंत्री हैं। क्या कोई संभावना इनके साथ देखती है समाजवादी पार्टी? मैंने पहले ही कहा, गठबंधन के लिए हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं, वो निर्णय लेंगे। लेकिन यदि उनको लगता है, जिन दलों का आपने नाम लिया, कि उनका शोषण हो रहा है, वो जनता के साथ कोई लाभ नहीं ले करा पा रहे हैं, तो वो हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं, वो आए, बात होगी। जिस तरीके से भी आपने मीडिया में देखा होगा कि एक कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी जिस तरीके से अपनी एक पार्टी के कार्यक्रम में बाइक रैली निकाल रहे थे और एक छोटा सी दरोगा ने उनको रोक लिया। अगर कैबिनेट मंत्री की ये सच्चाई और ये हकीकत है इस दौर में, तो जनता और
अंतिम बूथ पे खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम तहसील का आखिरी व्यक्ति के साथ थाने और तहसीलों पे क्या होता होगा, ये आप मीडिया वाले बेहतर समझ सकते हैं कि जब एक कैबिनेट मंत्री केवल एक प्रोटोकॉल नहीं होता है, कैबिनेट मंत्री स्वयं एक सरकार होता है। और अगर सरकार के साथ एक छोटा सा दरोगा इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो उनके ही समाज के लोग जब तहसील और थानों पर जाते होंगे अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, तो उनके प्रति क्या भावना रहती होगी। उनको लगता है कि अगर उनका शोषण है तो सरकार से निकलें, बाहर आए, हमारे साथ बैठे, बात होगी, पीडीए को लेकर के संघर्ष एक साथ किया जाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरवाजे कहीं ना कहीं खुले हुए हैं, दरवाजे नहीं तो खिड़की तो खुली हुई है। हर दबे कुचले और शोषित वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी का दर खुला हुआ है। हमारे नेता बहुत बड़े दिल के नेता हैं, वो हर एक दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक के साथ सदैव खड़े रहने वाला नेता है। अगर उनका शोषण हो रहा है तो सरकार के खिलाफ आए, सरकार की मुखालफत करें, सरकार का विरोध करें, हमारे साथ आए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम इनसे और बातचीत करते हैं सामाजिक समीकरणों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में बना। जैसा कि आपने देखा 2024 के चुनाव में एक नया टर्म जो है भारत की राजनीति में आया, पीडीए, जिसने कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इफेक्ट डाला और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बन गई और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उस समीकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीडीए का जो जन्म हुआ वो यूं ही नहीं हुआ। लगातार विपक्ष के नाते हम जनता की नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी और समाज में बैठा हुआ हमारा हर एक कार्यकर्ता लगातार उस नफ्स को टटोल रहा था। तो आपको लगता है कि वो एकजुट कर पाई? बिल्कुल एकजुट कर पाई। जब समाज में ये देखा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ लगातार शासन और सत्ता में बैठे लोग शोषण कर रहे हैं और लगातार दबाने का काम थाना, तहसील, ब्लॉक, मुख्यालय, शासन में हो रहा है, तो जब आप लगातार किसी की आवाज को लोकतंत्र में दबाते हैं तो विपक्ष का ये काम होता है कि उस आवाज को उठाया जाए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने उस पीडीए को तैयार किया, उस पीडीए के बीच में गए, उनके विश्वास को हासिल किया। न केवल हमने स्वयं 37 सीटें जीती, बल्कि हमने कांग्रेस को भी 1 से 7 पे पहुंचाया और इस नाते हम आज लोकतंत्र के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और हम लगातार पीडीए की लड़ाई को 27 में भी लड़ते रहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि जमीन पर काम करते हुए कार्यकर्ता जाते हैं, क्या ये आपका निजी अनुभव था कि पीडीए का जो समीकरण है वो चला जबरदस्त तरीके से और उसका प्रभाव 2027 के भी चुनाव में रहेगा? ये एक जन भावना थी जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी तक पहुंची। उन्होंने इसको समझा, लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई, नेताओं की बैठकें हुई, हमारे नेता ने तय किया, लोग मिले आकर के, पीड़ित लोग आकर के मिले, जो पिछड़े समाज के, जो दलित समाज के थे, जो अल्पसंख्यक समाज के थे, वो आकर के हमारे नेता से मिले, अपनी बातों को रखा। तो हमने धरातल पर यह महसूस किया विपक्ष के नाते कि पीडीए का लगातार शोषण हो रहा है और इस आवाज को लेकर के हमें चलना होगा। वापस बीजेपी ने मंडल और कमंडल की लड़ाई को पहुंचा दिया था, तो हमें मंडल के मसीहा के रूप में, अखिलेश यादव के एक मसीहा के रूप में हमने इस लड़ाई को लड़ा और 27 में भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। समाज में जिसके साथ गलत होगा अखिलेश यादव उसके साथ खड़े मिलेंगे। जैसा आपने बात करी कि युवाओं को लेकर के भी आपने बोला, तो ये जो विचारधारा है, क्या युवा इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर ये एक सामाजिक समीकरण टेम्परेरी बना हुआ है, यानी परमानेंट नहीं है? देखिए, राजनीति में बहुत जरूरी होता है फ्लोटिंग वोट। अगर आप वोटों की गणित से हिसाब से बात करेंगे, वो वोट होता है वो युवाओं का। अगर हमको पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं ने हमारा साथ ना दिया होता तो शायद हम इतनी बड़ी संख्या में ना जीत पाते, और अगर प्रशासन ने बेईमानी ना की होती तो ये 37 का आंकड़ा कहीं और जाकर के रुकने वाला था। लेकिन तमाम जगहों पर हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने बेईमानियां करी, जिनके प्रमाण हैं, जिनको लेकर के हमारे नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे हैं। ये युवाओं की ही आवाज थी जो हमारे नेता तक पहुंची और उसको धरातल पर उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं के माध्यम से उतारा और हमने एक बड़ी जीत हासिल करी और 27 में भी हम इससे बड़ी जीत हासिल करेंगे। स्थानीय चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र की नींव माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो पंचायत लेवल पर हैं, उनको आप कैसे आंकते हैं? लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। पंचायत का समय खत्म हो रहा है। दिसंबर से जनवरी तक में पंचायत चुनाव सरकार को कराने हैं। पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि गांव का पंचायत का चुनाव लोकतंत्र की असली आवाज होता है और मुखर और प्रखर आवाज होता है। उस
चुनाव में हमारी पार्टी पंचायत स्तर पे तो सिंबल नहीं बांटे जाते हैं, जब ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत में चुनाव होंगे हमारी पार्टी मजबूती से मुकाबला करेगी। और पिछला चुनाव जब आप देखेंगे पंचायत का उठा करके, तो जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए बीजेपी ने सरकारी तानाशाही पुलिस प्रशासन की मदद ली है, अगर पुलिस हटा करके सीधा सीधा मुकाबला कर लेते तो प्रदेश के किसी भी जिले में उनके पास जिला पंचायत अध्यक्ष ना होता, क्योंकि जनता की आवाज जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, प्रथम नागरिक होता है जिले का। और अगर शासन के और सत्ता के दम पर इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने हैं तो इन चुनावों को रोक दें तो ज्यादा अच्छा है। 27 में एक साथ मुकाबला कर लेंगे हम। तो आपको लगता है पंचायत चुनाव का प्रभाव सीधा 27 के चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ये पूरी बेईमानी कराएंगे पंचायत चुनाव में, इनकी पूरी मंशा ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने नामांकन हमारे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के रद्द कराए हैं प्रशासन के साथ मिलकर के, ये इनकी डर की भावना है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की। ये डरते हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास न करने वाले लोग हैं। अगर इनको संख्या बल के आधार पर ही लोकतंत्र में जीत हासिल करनी है तो संख्या बल कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है, जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वो विश्वास पंचायत स्तर हो या नगरीय स्तर हो, दोनों स्तर अखिलेश यादव जी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है, और मजबूती से पंचायत चुनाव में इनको जवाब देने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो हो सकता है निजी हो, हम युवाओं को आप अपने अनुभव से क्या चीज बताना चाहेंगे? ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है कि युवा आज के दौर में क्या करे, क्योंकि थोड़ा भटक गया है युवा। डाटा आया है कि 43% युवा आजादी के बाद इस दौर में बेरोजगार घूम रहा है। एक बच्चा जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पास करता है तो उसकी उम्मीद जागती है, न केवल परिवार के लिए बल्कि अपने देश के लिए, कि कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई वकील और कोई जज बनना चाहता है। लेकिन ये प्रक्रियाएं इतनी महंगी कर दी हैं सरकार ने, पढ़ाइयों को इतना महंगा करा दिया है केंद्र की सरकार ने, आपको जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि नर्सरी का जो आज की डेट में बजट है वो 5,000 रुपए की किताबें आ रही हैं एक महीने के अंदर। गरीब आदमी, मध्यम परिवार टूट गया है। अप्रैल का महीना आने पर अब लोगों को अप्रैल फूल से ज्यादा डर लगता है कि पेरेंट्स फूल बनाए जा रहे हैं। सरकार ध्यान दे, शिक्षा पे जो जीएसटी लगाया जा रहा है उस जीएसटी को खत्म करे, बंद करे, शिक्षा को आसान किया जाए, शिक्षा झोपड़ी तक पहुंचे, हर घर घर तक पहुंचे, एक रिक्शे वाला हो या एक आईएएस का बेटा हो, शिक्षा एक समान नीति से लागू की जाए, तभी इस देश का संपूर्ण विकास होगा और हम दुनिया को लाल आंखें तब दिखाने के काबिल होंगे। युवाओं को लेकर के जो बातें आपने करी, सरकार बनने के बाद क्या वो बात पहुंचाएंगे अपने नेतृत्व तक? बिल्कुल, हमारा नेता एक ऐसा नेता है जो अपने अंतिम पायदान पे खड़े हुए कार्यकर्ता की भी एक फोन कॉल से मदद कर देता है और उसका फोन उठा लेता है। मेरा नेता वो नेता है। सरकार बनती है, हम ये सारी भावनाएं अपने नेता के सामने रखेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार बनेगी और आप देखेंगे कि हमारा नेता इस दौर में वो काम करके दिखाएगा। तो ये थे जनाब नकी हैदर साहब, जो पूर्व नवनिर्वाचित पार्षद हैं खलीलाबाद से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के कि कैसे अन्याय हो रहा है और जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में छोटी हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं या बंद है, उसको लेकर के इन्होंने हर सवाल का इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और हमें प्रदेश की राजनीति से रूबरू कराया। काशिफ जैदी, लखनऊ।